दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या आपको आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि हम लोग चैप्टर 1 में क्या क्या सीखने वाले हैं। ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखो, फटाफट से बहुत बारीकी से पढ़ाऊँगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या होने वाले हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट सीखने वाले हैं, मॉडर्न कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखेंगे मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। फंक्शंस क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। मैनेजमेंट आपकी आर्ट है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, साइंस है, क्या है, सब कुछ सीखेंगे। आपके कोऑर्डिनेशन क्या है, इस तरीके से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। अभी थोड़ा सा हम अब चैप्टर की स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है जो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। आपको सिखाने वाला हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सिखाने से पहले ये जो लिखवाया हुआ है, मैंने नहीं लिखवाया, एक्चुअली जो बुक है ना पूनम गांधी जी की, उन्हीं की बुक है। तो दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं एक पेज पे आपको कुछ लिखवाना चाहूँगा, तो आपको वो लिखना है। अभी आप लोग 11th क्लास करके आए हो तो आपको लग रहा है कि हाँ 11th क्लास की जैसे हमारी बिजनेस थी, बिजनेस स्टडीज़ की बुक थी, वैसे हमारे 12th क्लास के, ऐसा नहीं है। ये थोड़े से एडवांस लेवल पर हैं, इसलिए आपको थोड़े से एडवांस लेवल पर आपको कंसेप्ट की बारीकियों पे जाना है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही नहीं कि यार कुछ भी मतलब सीखना है, आपको नहीं, आपको हर कंसेप्ट की बारीकी में जाना है। तो आप सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोग सबसे पहले सीखोगे मैनेजमेंट। यार ये मैनेजमेंट क्या है, ये पूरे चैप्टर में ना बार बार घूमता रहेगा, मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट, बार बार घूमता रहेगा दोस्तों। इसलिए आपको ना पहले इस वाले वर्ड पे पकड़ बनानी कि यार मैनेजमेंट होता क्या है। फिर हम सीखेंगे इसका नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग बाद में सीख लेंगे। समझो पहले मैनेजमेंट क्या है। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चलाने के लिए या किसी भी बड़े बड़े बिजनेस को चलाने के लिए, या मैं कह रहा हूँ चाहे बिजनेस आपका प्रॉफिट वाला हो चाहे बिजनेस आपका प्रॉफिट कमाने वाला नहीं हो। सर ऐसा भी होता है, बिजनेस कमाने वाला भी होता है। हाँ भाई सीधी सी बात है, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो ना। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं, जैसे कि उन्हें बोलते हैं NPO, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहे कोई भी कंपनी लेवल पे काम कर लो, आप चाहे किसी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कह लो आप, ठीक है, या आप किसी बिजनेस लेवल पे काम कर लो, या आप, मैं आपसे कह रहा हूँ छोड़ो ना, इतने बड़े बड़े एग्जांपल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आपकी पर्सनल, आपकी लाइफ ले लेता हूँ। हर जगह आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स लगती हैं, हर जगह आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स लगती हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स लगती हैं, हर जगह आपकी मैनेजमेंट की दोस्तों स्किल्स लगती हैं। आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है। मैनेजमेंट मतलब होता है कि मतलब ऐसा क्या करा जाए कि मतलब मैं कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकूं, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट स्किल्स। मान के चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में एक लड़का है राम, क्या नाम है उसका, राम। सर राम ही क्यों भाई, राम एक भगवान का नाम है, आप जानते हो, राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट, कोई भी टीचर हो या कोई भी बुक हो, सबसे पहले राम का नाम ही लिखा जाता है, क्योंकि राम का नाम सबसे पहले है। अब ये राम भगवान है, या मैं तो राम एक नॉर्मल एक इंसान की बात कर रहा हूँ। देखो इसकी बहुत सारी बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स मतलब अनलिमिटेड हैं। इसकी जो बॉन्ड्स हैं, इसकी जो इच्छाएं हैं दोस्तों, वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है दोस्तों। ये इसीलिए राम एक नॉर्मल इंसान लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं आप लोग कहोगे यार सर आपने अभी भगवान बोला, अब आप क्या बोल रहे हो, नॉर्मल एक इंसान लेके चलता हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, लेकिन देखो टाइम तो दोस्तों लिमिटेड ही होता है हर किसी के पास। सर टाइम तो हमारे पास लिमिटेड ही होता है, जो कि होता है हमारा 24 आवर्स का, 24 घंटे का हमारा टाइम होता है। इसी में अपनी इच्छाओं को उसको पूरा करना है। इसकी काफ़ी सारी इच्छाएँ हैं, इसको बुक्स भी पढ़नी है, इसको स्कूल भी जाना है, इसको ट्यूशन भी जाना है, इसको गेम्स भी खेलनी है, इसको टीवी भी देखनी है, इसको दोस्तों को टाइम भी देना है, इसको शाम को पार्टी करने के लिए भी जाना है, इसको पता नहीं क्या क्या करना है। बहुत सारी दोस्तों इच्छाएं हैं। ये हो गया था पागल। तो ये आया एक इंस्टीट्यूट के पास आया। सर इंस्टीट्यूट आप ही क्या आया होगा, हाँ ठीक है आप समझ आ रहे हो ना, विनोद सिंगला क्लासेस। तो यहाँ पर एक टीचर बैठे थे जिनका नाम था विनोद सर। उसके पास आता है राम, कहता है कि सर मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, सर मेरी वांट्स, जो मेरी इच्छाएं हैं ना बहुत अनलिमिटेड हैं, लेकिन सर मेरे पास टाइम सर 24 घंटे ही हैं। तो सर मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। तो सर कैसे हासिल करूँ। कभी तो मैं सर स्कूल जाता हूँ तो सर फिर मैं पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन सर मैं पार्टी में नहीं जा पाता, अपने दोस्तों को नहीं मिल पाता, टीवी नहीं देख पाता, हाँ गेम्स देख लेता हूँ, ट्यूशन चले जाता हूँ। लेकिन जब मैं ये स्कूल नहीं जाता, ट्यूशन नहीं जाता, तो दोस्तों के साथ मैं फ्रेंड के संग भी घूमने चले जाता हूँ, पार्टी भी कर लेता हूँ, टीवी भी देख लेता हूँ, गेम्स भी देख लेता हूँ। लेकिन मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि घर वाले परेशान हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मैं सारे काम करता हूँ और पढ़ाई करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सर ऐसा क्या करूँ। तो मैंने बोला एक काम कर बेटा राम, तू ना मैनेजमेंट स्किल्स सीख ले। क्या सीख ले, मैनेजमेंट स्किल्स।
मैंने बोला कि तुम मैनेजमेंट स्किल सीख ले। सर ये क्या होती है? मैनेजमेंट स्किल्स मतलब है कि चीज़ों को मैनेज करना सीख ले, कि मेरे को किस टाइम पे कितने टाइम पे मुझे क्या काम करना है। अगर तुमने ये सीख ली तो मैं देखो आपको आगे के लिए बता रहा हूँ। देखो एक ना डिग्री होती है, मैं काफ़ी रेपुटेड, काफ़ी रिस्पेक्टिव हमारी मतलब रेपुटेड डिग्री है जिसे बोलते हैं MBA, ठीक है ना, MBA। आप इसको BBA के बाद कर सकते हो, और आप इसको चाहे कभी भी जैसा भी आपका मन करे, आप अगर आप BCom वगैरह कर रहे हो, BCom ऑनर्स कर रहे हो, BCom पास कर रहे हो, उसके बाद भी आप इस डिग्री को कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी रेपुटेड डिग्री है, और दोस्तों इसमें यही सिखाया जाता है MBA में कि आप किसी भी चीज़ को मैनेज किस तरीके से करोगे। आपको यहाँ पर मैनेजर बनाया जाता है, यहाँ पर आपको क्या बनाया जाता है? मैनेजर बनाया जाता है, कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करोगे। मैनेजमेंट स्किल्स आप लोग सीखते हो। तो दोस्तों हालांकि अच्छे तरीके से मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी है तो आपको MBA करनी पड़ेगी, लेकिन आपको 12th क्लास में आपको जो मैं करा रहा हूँ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उसके जो MBA का जो कंसेप्ट है उसका कुछ पोर्शन 10 से 12% पोर्शन तो आप लोग इस चैप्टर में सीख ही जाओगे। तो दोस्तों एक मज़े की बात और है, MBA करने के बाद ना आपकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी कंपनियाँ आपको लेकर चली जाती हैं और आपको जॉब देती हैं। आपको जॉब लेने के लिए ना धक्के नहीं खाने पड़ते। तो अगर आप MBA करोगे मैनेजर बनने के लिए, तो दोस्तों मैनेजर जब भी बनना, आप एक अच्छे वाले मैनेजर बनना जिसके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं, क्योंकि आप मैनेजर बन जाते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे तो मुझे लगता है कि कंपनी वाले भी आपको ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे, और कंपनी वाले आपको ज़्यादा दिन तक रखेंगे नहीं, आपको फिर लात मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, जॉब बहुत कम है और जॉब लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो मैनेजमेंट है, जैसे अभी मैंने एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हुए लिखा है। अगर मैं बात करता हूँ इसी मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो सर ये किस किस जगह लग सकता है? मैनेजमेंट आपकी हर जगह, मैनेजमेंट आपका हर जगह लग सकता है। मैनेजमेंट जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी होता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। सर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप भी होते हैं? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के हमारे टाइप भी होते हैं। इसके टाइप सर कौन कौन से टाइप होते हैं? मतलब टाइप हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं 3 बताता हूँ। 3 हमारे टाइप होते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब साइज़ कैसा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका नेचर कैसा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके फंक्शंस क्या हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट लगाऊंगा। साइज़ का मतलब ये है कि वो आपकी बड़ी भी हो सकती है, वो आपकी बिग भी हो सकती है, और वो आपकी स्मॉल भी हो सकती है। नेचर की बात करें तो नेचर अगर मैं बात करता हूँ तो नेचर मान लीजिए आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस, या आपकी हो सकता है एक हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इग्नोर करना। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो एंटिटी है, आपकी फर्म है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसका साइज़ क्या है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका नेचर क्या है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके फंक्शंस क्या क्या है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइज़ में आपकी वो जो इंडस्ट्री है, आपकी जो कंपनी है, वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। नेचर की बात करते हैं, वो सर्विस देने वाली भी हो सकती है, वो माल बनाने वाली भी हो सकती है। दोस्तों आप लोग ट्यूशन जाते हो, तो ट्यूशन में जब जाते हो तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है वो सर्विस देता है आपको, ठीक है ना, वो कोई माल नहीं देता आपको। लेकिन हाँ, अगर उसी चीज़ को पढ़ने के लिए आपसे टीचर बोलता है जाओ अकाउंट्स की DK गोयल की बुक लेकर आओ, या TS ग्रेवाल की लेकर आओ, ऐसे ही बिजनेस स्टडीज़ की पूनम गांधी की लेकर आओ, या RK सिंगला की लेकर आओ, या किसी और राइटर की लेकर आओ, तो जब वो बुक्स लेने आप जब जाओगे, जिस दुकान पे जाते हो उस दुकान पे जो सामान रखा रहता है ना दोस्तों, वो कोई सर्विस नहीं दे रहा आपको, वो आपको माल दे रहा है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। या तो मैन्युफैक्चरर मतलब माल बनाकर आपको बेचेगा, या सीधा वो माल को परचेज़ करके बेचेगा, या फिर वो माल को बना के बेचेगा। ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग लेवल के हमारे फंक्शंस होते हैं। टॉप लेवल के फंक्शंस हैं, आपके मिडल लेवल के फंक्शंस हैं, ठीक है ना, आपके बॉटम लेवल के फंक्शंस हैं, दोस्तों। इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, हर जगह आपकी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। ये जो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप प्रॉफिट मेकिंग की आपकी कंपनी है, प्रॉफिट कमाती है तभी लगेगा, नहीं। अगर आप नॉन प्रॉफिट में भी हो ना, अगर आप प्रॉफिट कमाने की नहीं सोच रहे, अगर आप प्रॉफिट कमाने की नहीं भी सोच रहे हो, तब भी आपको मैनेजमेंट तो लगानी पड़ेगी भाई। मान लो अब मैं हमारा इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, विनोद सिंगला क्लासेस के नेम से, मेरे पास 4 टीचर काम करते हैं। मान लो नहीं, ये हकीकत में 4 टीचर मेरे पास काम करते हैं, और मेरा काम प्रॉफिट मेकिंग भी है और मेरा काम नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी है। मेरे कुछ बैच जो मैं लेता हूँ पर्सनली, कुछ बैच मेरे ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, और कुछ बैच मेरे ऐसे हैं जो मैं प्रॉफिट के लिए कमाता हूँ। क्योंकि प्रॉफिट के लिए इसलिए कमाता हूँ, जो मेरे पास टीचर्स हैं उनको देने के लिए भी मेरे को सैलरी चाहिए, सीधी सी बात है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कुछ बैच चला रहा हूँ, और प्रॉफिट नहीं भी कमाने के लिए, बच्चों की सेवा हो जाए उसके लिए मैं नॉन प्रॉफिट भी मैं बैच चला रहा हूँ। तो दोस्तों इन सभी को चलाने के लिए मुझे टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा ना एज ए मैनेजर, कि भाई मुझे देखना पड़ता है, मेरे पास वही सिलेक्टेड टाइम है कि बच्चे देखो 3 बजे तक स्कूल से आते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं,
फिर घर पे 3 बजे तक आते हैं। 3 बजे के बाद से ही हमसे ट्यूशन पढ़ सकते हैं या हमारी कोचिंग क्लास ले सकते हैं, और शाम के वो 8 बजे तक ही ले सकते हैं। तो 3 से 8 के बीच में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे हैं। मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। इस 5 घंटे में मेरे पास 4 टीचर हैं और इंस्टीट्यूट एक ही है। उस एक इंस्टीट्यूट में मेरे पास 2 कमरे हैं और 4 टीचर हैं। दोस्तों किस तरीके से इस 5 घंटे में वो चारों टीचर पढ़ा पाएंगे, और मैं भी पढ़ा पाऊँगा, वो भी पढ़ा पाएंगे, सारे टीचर पढ़ा पाएंगे। तो इन सभी को मैनेज करने दोस्तों ये कहलाती है मैनेजमेंट स्किल्स। और हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मुझे उन सभी को धन्यवाद भी देना है, क्योंकि उन सभी की वजह से ही हमारा इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे तरीके से चल पा रहा है। वो पढ़ा पा रहे हैं इसलिए मैं फ्री पढ़ा पा रहा हूँ। अगर वो सब नहीं होते तो शायद मुझे भी लगता है कि मुझे प्रॉफिट के लिए फिर काम करना पड़ता। खैर, अभी आपको समझ में आया दोस्तों मैनेजमेंट क्या होती है। तो मैनेजमेंट दोस्तों एक बात और याद रखना, मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट पहली बात तो ये कि परवेसिव नेचर का होता है। परवेसिव दिमाग में रखना, मैनेजमेंट है आपका जो वो परवेसिव नेचर का होता है, और ये परवेसिव नेचर का होता है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, और ये यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड होता है। सर इसका मतलब होता है क्या होता है? परवेसिव नेचर मतलब होता है, ये परवेसिव नेचर का मतलब ये व्यापक नेचर का है। सर्वव्यापक, व्यापक मतलब क्या? तो सर व्यापक मतलब होता है कि ये बहुत बड़े लेवल पर है, मतलब बड़े लेवल पर भी ये काम कर जाता है। जो मैनेजमेंट है छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक काम करता है। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब है कि इसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, इसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। एक भी इंसान इससे बच नहीं सकता, कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप लोगों ने टाइम शेड्यूल करा हुआ है कि मुझे इस पूरे 24 घंटे में इस टाइम पे सर की वीडियो देखनी है। तो इससे कोई नहीं बच पाया, पूरी दुनिया नहीं बच पाई, कोई भी नहीं बच पाया, मैं भी नहीं बच पाया भाई। मैं भी इस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक जो मक्खी जो घूम रही है ना मेरे को, जो इस वक्त परेशान कर रही है, ये भी इस वक्त मुझे परेशान करने के लिए इसने अपना एक वर्क डिसाइड करा हुआ है कि इसको परेशान करेंगे आज, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सभी भी हर किसी के वर्क अपने आप डिसाइड हो रखे हैं, ये सभी अपनी चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ आपको मैनेजमेंट से जुड़े। काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल दूंगा, बुक के एग्जाम्पल तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं कुछ और भी देना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों मैं एग्जाम्पल में कुछ और अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे पास देखो, आपको ना एक पहले आपको समझना गोल के बारे में समझो। गोल के बारे में समझो। गोल हमारे 2 टाइप के हमारे होते हैं। एक होता है हमारा ग्रुप गोल, एक होता है हमारा इंडिविजुअल गोल। सर ये क्या होते हैं? ग्रुप गोल, इंडिविजुअल गोल। देखो दोस्तों, ग्रुप गोल मतलब होता है कि मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में 4 लोग काम करते हैं। एक कंपनी है उसमें 4 लोग काम करते हैं, तो उन चारों का इकट्ठा जो गोल होगा ना, उसे बोलते हैं ग्रुप गोल। जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है विनोद सिंगला क्लासेस, और उसमें 4 टीचर काम करते हैं, तो चारों का एक ग्रुप गोल है। ग्रुप गोल क्या है कि हम लोगों को इस साल 1000 बच्चे पढ़ाने हैं। 1000 बच्चे पढ़ाने, तो हम चारों का ऑब्जेक्टिव है। तुम पढ़ाओगे 200, तुम पढ़ाओगे 250, तुम पढ़ाओगे 250, मैं पढ़ाऊंगा 300। तो इस तरीके से हम चारों का ऑब्जेक्टिव है, हमें 1000 बच्चे पढ़ाने हैं, जिसमें से 500 बच्चे फ्री पढ़ाएंगे और 500 बच्चे हम लोग पेड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें खर्चे भी निकालने होते हैं ना 500 बच्चों के लिए। इन 500 बच्चों के लिए जो फ्री पढ़ा रहे हैं, इनके लिए भी खर्चा निकालना पड़ता है हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग अमाउंट भी चार्ज कर लेते हैं। और वैसे भी यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो फिर पैसे चार्ज करने में कोई बुराई भी नहीं है। दूसरी बात, एक होता है हमारा इंडिविजुअल गोल। इंडिविजुअल गोल मतलब ये है कि जैसे कि मेरा एक अपना खुद का अलग गोल हो सकता है भाई, टीचर का, हर किसी का अपना अलग अलग गोल हो सकता है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग गोल हो सकता है। कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ टीचर, मैं बात करता हूँ कोमल की बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इनकी बात करता हूँ। इनका ये अपना गोल हो सकता है कि भैया मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से मुझे मंथली कम से कम 1 लाख रुपए निकालने हैं, मुझे मंथली 1 लाख रुपए निकालने हैं। तो ये इनका गोल हो सकता है। मुझे बच्चों को 4 महीने के अंदर सारा का सारा सिलेबस करवा देना है, भाई ये इनका गोल हो सकता है, ठीक है ना। मुझे हर हफ्ते टेस्ट लेने हैं बच्चों से, और टेस्ट लेने के बाद हर बच्चों को एक बेस्ट रिजल्ट देना है, ये इनका गोल हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर ये तो रहा टीचर के हिसाब से, ऐसे बच्चों के हिसाब से भी हो सकता है कि मुझे कभी छुट्टी नहीं करनी, मेरा ये गोल हो सकता है। मतलब हर किसी का इंडिविजुअल अपना अपना अलग अलग गोल हो सकता है, लेकिन एक फर्म के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी का इकट्ठा एक ही गोल होता है। क्या होता है? प्रॉफिट कमाना गोल होता है। बेस्ट क्वालिटी सर्विस देना, बेस्ट क्वालिटी सर्विस देना, तो ये हम सभी का इकट्ठा गोल होगा। अब चारों में से मान लो एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, 3 बेकार पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों जो हमारा गोल है ना 1000 बच्चों को पढ़ाने का, वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर एक टीचर बेकार पढ़ा रहा है तो दोस्तों सीधी सी बात है, उसकी वजह से जो टीचर जो बेकार पढ़ा रहा है उसके पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे फिर मार्केट में जाकर बुराई करेंगे कि उस इंस्टीट्यूट में तो यार ऐसे टीचर हैं यार, बताओ। तो फिर जो हमारा गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अच्छी टीम बनानी पड़ती है, उनको मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। अगर इन चारों में मान लीजिए किसी एक की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो फिर एक में ऐसी समझदारी होनी चाहिए, वो उनको समझा सके कि भैया लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई करोगे तो हमारा जो ग्रुप गोल है कैसे पूरा होगा। इसलिए इंडिविजुअली हमारा गोल होना चाहिए कि कल को किसी की लड़ाई होगी तो हम लोग उनको शांत भी कर सकें। तो दोस्तों ये सब सारी बातें याद रखना। एग्जाम्पल में अभी और ले लो, जैसे कि मैं बात करता हूँ रेस्टोरेंट का।
रेस्टोरेंट का बात करता हूँ। रेस्टोरेंट में क्या होता है, गोल अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी देखो हर जगह हमारे ग्रुप गोल भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल गोल भी हो सकते हैं। रेस्टोरेंट में क्या होता है, जो मैनेजर होता है, मैनेजर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक डेस्क पर मान लो 4 लोग खाना खाने के लिए आए हैं, उन चारों लोगों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्वालिटी सर्विस नहीं दी, उनको अगर मैंने अच्छा माल नहीं खिलाया, अच्छे तरीके से मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर पर आ जाती है। आप काफ़ी लोगों को देखा होगा आपने कि वो जो वेटर लोग होते हैं ना, उन पर गुस्सा करते हैं। आपको वेटर पे गुस्सा करना नहीं चाहिए। भाई वेटर तो भाई मैनेजर ने जो बोला कि भैया हाँ इसको ले जा, इस प्लेट को वहाँ रखिया, तो फिर बताओ मैं उसकी दिक्कत क्या है, वेटर की गलती कहाँ है? वेटर को तो भैया जो प्लेट बोली गई वो रखवाने के लिए बोला गया, तो गलती तो मैनेजर की है ना, कि मैनेजर ने ये देखा नहीं कि जो माल बन रहा है वो गलत क्वालिटी का माल बन रहा है। वो जो देने वाला इंसान है, मैनेजर ने वेटर को बोला है कि टेबल नंबर 1 पे देके आना है, आप टेबल नंबर 2 पर देकर आ गए हो, जो कि ऑर्डर अलग अलग थे। तो इस तरीके से आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों मैनेजर के ऊपर आ जाती है। तो मैनेजर को सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जितनी भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। की मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सभी एक मैनेजर को लेनी होती है। दोस्तों क्या याद रखोगे इन सभी को? यस। तो चलो मैं आपको बुक से कराता हूँ, बुक से थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक्स में, आप ये सभी दोस्तों खुद पढ़ लेना। आप यहाँ पे फोटो ले लो, खुद ही पढ़ते रहना, आराम से फोटो ले लो, ठीक है ना। ये सर फोटो ले लिए। जैसे कि देखो इन्फोसिस एक बहुत बड़ी IT कंपनी है, उसके जो मालिक हैं वो हैं नारायण मूर्ति। कौन है? नारायण मूर्ति। तो दोस्तों जो नारायण मूर्ति जो इस कंपनी के मालिक हैं दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे, उनके पास मैनेजर्स भी हैं, उन्हीं की वजह से कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है। उनकी जो मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है ना, वो काफ़ी अच्छी है उनके मैनेजर्स की वजह से और उसके मालिक की वजह से दोस्तों। इसीलिए इन्फोसिस कंपनी, जो कि एक IT कंपनी है, बहुत बड़ी IT कंपनी है, ये दुनिया में ग्रो कर रही है। दूसरी बात करते हैं विप्रो एक काफ़ी एक सक्सेसफुल कंपनी है दोस्तों। इसको जो रन कर रहे हैं प्रोफेशनली वो अजीम प्रेम जी हैं, जो कि इसके ऑनर हैं, वो इसको रन कर रहे हैं। दूसरी बात ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। दोस्तों मैंने क्या बोला? ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स मतलब काफ़ी सारे मैनेजर्स हैं, उन सभी की मिली भगत से ये कंपनी ग्रो कर रही है। दोस्तों मैनेजर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों वैसे भी यार मैनेजर्स या फिर उस कंपनी का जो मालिक है अजीम प्रेम जी, जो विप्रो कंपनी है उसके जो मालिक हैं वो अजीम प्रेम जी, और उनके काफ़ी सारे मैनेजर्स हैं, उन सभी की वजह से तो कंपनी ग्रो कर ही रही है, बल्कि साथ ही साथ उनके पास एक मैनेजरल स्किल्स हैं कि किस तरीके से मैनेज करना चीज़ों को। पूरी दुनिया भर में काम कर रही है कंपनी, तो किस तरीके से मैनेज करना है, उनकी वजह से भी ये कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद है HCL मतलब होता है दोस्तों HCL, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी दोस्तों। इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, इसलिए ये कंपनी बहुत बड़ी है। उसके बाद आपने सुना होगा पेप्सी, कोक, रिलायंस दोस्तों ये, और उसके बाद आपने मिरिंडा सुना होगा, थम्सअप सुना होगा। थम्सअप तो खैर हमारे यहाँ तो फरीदाबाद में चलती नहीं है। उसके बाद आजकल स्टिंग वगैरह आ गई है, ठीक है ना, और एक्टिव वगैरह आ गए दोस्तों। ये सभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अपने वर्क को बहुत ही स्मूथली रन कर रही है। इसीलिए इनकी जो मैनेजरल टीम है काफ़ी अच्छी है, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है। उसके बाद एग्जांपल करते हैं आपके स्कूल पे लेके आता हूँ। आपका स्कूल भी काफ़ी सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके स्कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि आपके जो प्रिंसिपल हैं या आपके जो मैनेजर्स हैं स्कूल के, या आपके जो कोई भी जो मेन जो स्कूल को संभालते हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वाइस चेयरमैन भी हो सकते हैं, वो सभी के एफर्ट की वजह से ये आपके जो स्कूल से काफ़ी ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। इन सभी एग्जांपल को आप लोग दिमाग में रखना। और बाकी मैंने आपको ये अगला पेज आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा ये अब इसकी फ़ोटो ले लो। मैंने ये सभी कुछ आपको मैंने पहले ही करवा दिया है। तो गाइस अभी आपको ना एक चीज़ और लिखनी है मेरे साथ साथ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क सिखा रहा हूँ मैं। लिखो टॉप के 5 रिचेस्ट मैन इन इंडिया। 2022 में टॉप के 5 हमारे रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर आदमी कौन आपको पता होना चाहिए, और ये किस किस कंपनी के मालिक आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखो मुकेश अंबानी। नाम सुना है? यस सर सुना है, मुकेश अंबानी। सर किसके मालिक है ये है रिलायंस ग्रुप के, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करता हूँ, लिखो गौतम अडानी। सुना है अडानी साहब को? सुना है अडानी साहब? सर किसके मालिक है? अडानी के तो मालिक हैं ये, अडानी ग्रुप के मालिक हैं। अडानी के आपने देखो पेट्रोल पंप देखे होंगे काफ़ी सारे। उसके बाद बात करता हूँ, लिखो शिव नदार, NADAR, शिव नदार। ये अभी आपने देखा था ना बुक में HCL मतलब हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। तो दोस्तों हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड HCL टेक्नोलॉजीज़ उसके मालिक हैं ये। उसके बाद बात करते हैं 4th नंबर पे दोस्तों, ये लाइन वाइज हैं, ठीक है, लाइन वाइज हैं। पहले मुकेश अंबानी ही हैं, दूसरे बाद गौतम अडानी हैं, फिर शिव नदार हैं, उसके बाद आज के हिसाब से 2022 के हिसाब से साइरस पूनावाला,
सर ये क्या है? साइरस पूनावाला, सर मैंने नाम ही नहीं सुना। कोई बात नहीं, सुना नहीं है इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको, ठीक है ना। साइरस पूनावाला, ये क्या करते हैं, इनकी जो कंपनी है वो बनाती है सीरम, सीरम टाइप की बनाती है, ठीक है ना। इनके पास जो एक कंपनी चल रही है वो वैक्सीन बनाने का काम करती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इसकी। तो ये वैक्सीन बनाने का काम करती है, साइरस पूनावाला। इसीलिए तो भैया दुनिया के मतलब भारत के चौथे सबसे अमीर आदमी में आता है इसका नाम। उसके बाद 5वें नंबर की बात करते हैं, राधा किशन। राधा किशन, राधा, सर दो नाम है क्या? नहीं नहीं, राधा किशन, राधा किशन और दमानी, दमानी, राधा किशन दमानी, राधा किशन दीवानी। सर ये किसका काम है भाई? ये भाई हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, सच बोलूँ इसीलिए पढ़ रहे हैं। आपको मुझे नहीं पता ये इन सब से कुछ आपकी इंटरेस्टेड है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा। यहाँ पर एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपका पूरा इंटरेस्ट बन जाएगा। राधा किशन दमानी से आप काफ़ी इंस्पायर हो जाओगे। हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, अकाउंट सीखते हैं, बिजनेस सीखते हैं, इकोनॉमिक्स सीखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें सीखते हैं दोस्तों। किसके लिए? इस चीज़ के लिए। सर किसके लिए बताओ ना? इन्वेस्टर, बाप रे बाप सर, इन्वेस्टर। वो जो इन्वेस्टर दोस्तों होता है ना, वो असली एक कॉमर्स वाला ही बन सकता है, और कोई बन ही नहीं सकता। बनने को और भी बन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले को ज़्यादा परख होती है, हर चीज़ की जानकारी होती है, इसलिए वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर बन जाता है। इन्वेस्टर भाई दोस्तों जो पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट में। तो खैर दोस्तों, ये रही आपकी आज की फर्स्ट वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। ये अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। फिलहाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मैं, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। बहुत बारीकी से मैंने कराने की कोशिश करी है दोस्तों। मैं चाहता तो इस वाली वीडियो को मैं 15 मिनट में भी समेट सकता था, 12-13 मिनट में, 15 मिनट में समेट सकता था, लेकिन मैंने नहीं समेटा, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी बारीकी से बहुत भारी भारी चीज़ें बताई हैं। ये फिर शायद चीज़ें रह जाती और मैंने काफ़ी कुछ कवर करा है दोस्तों, ये सब कुछ रह जाता। तो गाइस चलो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चलो एक काम ही कर लेते हैं लगी हाथ, जब आप हमारी पहली वाली वीडियो में आई हो तो चलो आपके लिए क्वेश्चन तो बनता है ना। तो पहली वाली वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन बनता है, तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये है, मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि हमारे भारत के थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है। हमारे भारत के थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है, उनका नेम बताना। आपको उनका नेम बताना है, जो मैंने आज आपको सिखाया उसके हिसाब से। अगर आप मेरी वीडियो कभी और देख रहे हो, उस वक्त थर्ड में नंबर पे कोई और आ जाएगा तो मैं कह नहीं सकता। फिलहाल आज के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से बताओ थर्ड नंबर का रिचेस्ट पर्सन कौन है। और जो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 20 रुपये का है, जो भी मुझे सबसे पहले कमेंट करेगा सबसे पहले उसके खाते में मैं 20 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, सभी के सभी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग ऐड नहीं हो तो फटाफट से हो जाओ, क्योंकि हम जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हैं या हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी हमारी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी हम लोग अनाउंसमेंट करनी होती हैं, जो भी आप लोगों को गिफ्ट्स देने होते हैं, जो भी आप लोगों के लिए नोट्स शेयर करने होते हैं, जो भी कुछ करना होता है, हम सभी को सबसे पहले व्हाट्सएप पर करते हैं। इसलिए फटाफट से व्हाट्सएप पर आ जाओ। व्हाट्सएप पर आने के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो। मिलते हैं वीडियो साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, पार्ट नंबर 2।